Hello everyone, welcome back to your class of thermodynamics. Now it's time to heat transfer. इसका मतलब अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं बात करती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। थर्मोडायनेमिक्स हमने बताया था फ्लो ऑफ हीट, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम हीट का फ्लो स्टडी करें और ख़त्म हो गई थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एनर्जी को भी पढ़ते हैं, हीट को भी पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ हीट भी पढ़ते हैं, वर्क डन को भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पावर प्लांट हो गया। तो ये पावर प्लांट जो है इसमें क्या होता है, हमें यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना, इट इज़ अ पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स। लाइटनिंग है, ये भी एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा आप क्या देखते हो कि आपका जो कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफ़ी है, कप ऑफ टी है, ये क्या होगा, अभी तो गर्म है लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मींस हीट लॉस हो रहा है। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। आपके हीटिंग, कूलिंग सिस्टम, कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर्स वगैरह जो होते हैं, ये भी सब किसके ऊपर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। यस, वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ तेजस, मेड इन इंडिया। तो ये जो जेट इंजन्स वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये भी किसके ऊपर वर्क करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। इवन आपकी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसके अंदर 80% जो पोर्शन है आपका वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। मींस अगर आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है उसके उसके अंदर आपके थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ में आते हैं। ठीक है, आप जब 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स के बिना स्टडी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका बहुत स्कोप है, बहुत सारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। नाउ हम बात कर लेते हैं हीट की। तो हीट क्या होती है, देखो हीट हो या वर्क हो, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हीट के बारे में, वर्क के बारे में। हीट और वर्क दोनों किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। दोनों जो है वो किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज़ हीट। टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी ही हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। और वर्क जो होता है वो भी क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र ही होता है। बट वहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र जो बिना टेम्परेचर में डिफरेंस के या विदाउट टेम्परेचर की वजह से जनरेट हो रही है वो क्या होता है, वर्क होता है। और हीट जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है जो जनरेट होता है टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। हीट का जो फ्लो होता है वो कब होता है, आपने पढ़ा है हीट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है क्या हीट, बिल्कुल नहीं। हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी पाथ फंक्शन के अंदर, Q और W, आपका जो वर्क डन है और हीट है, ये दोनों क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। और इसके अलावा जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो जब भी सिस्टम के अंदर हीट फ्लो होता है, कोई भी सिस्टम है हमारा, कोई बीकर हो गया, कोई हमारे पास और सिस्टम हो गया जिसको हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया है, जैसे ये बीकर है, कोई टेस्ट ट्यूब है, तो किसी भी सिस्टम के अंदर जैसे आपका कप ऑफ टी हो गया, कप ऑफ कॉफ़ी हो गया, तो किसी भी सिस्टम के अंदर जब हीट फ्लो होता है तो सिस्टम जो है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है।
और हीट फ्लो जो है हम किसके फॉर्म में देखते हैं, हमेशा टेम्परेचर के फॉर्म में देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कॉफ़ी का एग्ज़ाम्पल दिया, टी का एग्ज़ाम्पल दिया कि हमें कैसे पता लगा हीट का लॉस हुआ है, जब हमारी गर्म कॉफ़ी जो हॉट कॉफ़ी थी वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, कोल्ड हो गई। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इसका टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब हीट का लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हीट का फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले रीजन की तरफ ही होता है, हीट जो फ्लो होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हीट फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही होता है। तभी आपकी जो कॉफ़ी का कप है, ये कॉफ़ी मग जो है, इसके अंदर जो कॉफ़ी थी वहाँ पे टेम्परेचर हाई था और ये कॉफ़ी जो है वो ठंडी हो गई, क्योंकि हीट यहाँ से कहाँ चली गई, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर हीट का ट्रांसफ़र हो गया जहाँ पे टेम्परेचर कम था, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो गई। दूसरा देखो, आपकी जो ठंडी चीज़ें होती है वो थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाती है, गर्म इन द सेंस वो ठंडी नहीं रहती है। तो क्या हुआ, जो आपका कोल्ड ड्रिंक का ग्लास था या कुछ भी था, वो उसका टेम्परेचर क्या था, लो था, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो हाई था। तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, सराउंडिंग से इस ग्लास के अंदर, तो ग्लास जो है वो ठंडा नहीं रहा। तो हमेशा जो हीट का फ्लो होता है वो कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। एक और चीज़ आपको पता ही है कि अगर कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, और अगर सिस्टम हीट को रिलीज़ करता है तो हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। और हीट जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, मतलब किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है सिस्टम, उसके पाथ पे डिपेंड करती है। यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, मतलब ये इनिशियल था और ये फाइनल था, तो फाइनल स्टेप तक पहुँचने का पाथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है सिस्टम की जो हीट होती है। फिर इसके अलावा हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है वो सिस्टम की कैसी होती है, हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। एसआई यूनिट, यूनिट्स याद रखनी है। सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। और इन दोनों का रिलेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी जो होता है वो कितना होता है, 4.2 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। मैंने वर्क डन आपको बताया कि वर्क जो है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। और आपको बताया था रिवर्सिबल जो वर्क होता है वो इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है, क्योंकि रिवर्सिबल वर्क के अंदर हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली इनफाइनाइट चेंजेस करते हैं, मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस करते हैं धीरे धीरे। तो जैसे हमने क्या किया, किसी भी स्टेप को हमें रिवर्सिबल करना है, पहले इरिवर्सिबल देखो। इरिवर्सिबल में तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, तो हमने क्या किया, इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, यही होगा ना, तो पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल प्रेशर को हटा देंगे तो पिस्टन जो है वो फटाफट से ऊपर चला जाएगा। तो ये तो कैसे चेंजेस हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए जो फास्टली हो रहे हैं। लेकिन दूसरा हम क्या करें, यहाँ पे देखो हमारे पास वही गैस सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँ, इसके ऊपर एक पार्टिकल रखूँ तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर दूसरा पार्टिकल रखूँ छोटा सा तो ये थोड़ा और नीचे आएगा, फिर तीसरा पार्टिकल रखूँ तो ये थोड़ा और नीचे आएगा। ऐसे ही मैं एक एक पार्टिकल को हटाते जाऊँ तो पिस्टन क्या होगा, वापस ऊपर चला जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक्सटर्नल प्रेशर को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। और ये रिवर्सिबल चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, इनको अंदर जो वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो वर्क डन होता है वो हमारा इरिवर्सिबल से भी ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है।
जैसे यहाँ देखिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो, ये हमारे पास जब हमने इस पे कोई वेट नहीं रखा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इनिशियली और इंटरनल प्रेशर इक्वल है, तो ये पिस्टन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। और फिर मैंने इसके ऊपर ब्रिक रख दी, ईंट रख दी, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, तो ये पिस्टन क्या होगा, फास्टली नीचे चला जाएगा। और जैसे ही मैं इस ईंट को हटा दूंगी, ब्रिक को हटा दूंगी, तो ये पिस्टन फटाफट क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। दूसरा आप देख सकते हो हमारे पास रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है। रिवर्सिबल में हम क्या करते हैं, हमने जो ब्रिक लिया था इसका अब हमने क्या बना दिया, पाउडर बना दिया। अब मैंने पाउडर को इसके ऊपर रखा, तो पाउडर बना तो इसका वेट भी उतना ही होगा ना जितना ब्रिक का वेट है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ब्रिक के जो पाउडर बनाया है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पार्टिकल करके यहाँ पे रखती हूँ, तो ये क्या होगा, स्लोली जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यानी मैंने एक्सटर्नल जो प्रेशर था उसको क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा स्मॉल जो है वो चेंजेस कर दिए। एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने क्या किया, इसको मैंने बोल दिया कि ये P1 प्रेशर था, और एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारा था उसको मैंने क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया, तो वो प्रेशर कितना हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर प्लस उसको मैंने जितना बढ़ाया। मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम स्मॉल d लिखते हैं किसी के भी आगे, तो वो स्मॉल चेंज को बताता है, छोटी क्वांटिटी को बताता है। तो अब प्रेशर, एक पार्टिकल रखने पे प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो गया, फिर मैं थोड़ा और लगा दूँ तो वो प्रेशर मैंने बोल दिया P2 हो गया, फिर मैं थोड़ा और पार्टिकल रख दूँ तो वो P3 हो गया। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप करके हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रेशर मिलते जाएंगे, P1, P2, P3। जबकि रिवर्सिबल जो आपका प्रोसेस होगा उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, आप क्या देखोगे, रिवर्सिबल के अंदर हमें कैसा ग्राफ मिलेगा कि हमारे को बस इनिशियल प्रेशर पता है और फाइनल प्रेशर पता है। हमें ये इनिशियल और ये फाइनल प्रेशर पता है कि हमारा इनिशियल तो प्रेशर ये था और फाइनल प्रेशर क्या था। या हम जैसे गैस, हमने क्या किया कि जो सिलेंडर था उसके ऊपर पिस्टन रखा, तो हमने सिलेंडर के ऊपर ब्रिक रखा, पिस्टन के ऊपर जब हमने ब्रिक रखा तो हमने उसके प्रेशर को P1 बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हुआ, इसको हम P2 बोल देते हैं, इसको हम P1 बोल देते हैं। तो P1 प्रेशर हमारा ये था, और जब हमने उसको बढ़ाया तो P2 प्रेशर ये था। अब उसके बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ ब्रिक को रख रहे हैं, तो हमारे को प्रेशर पता है फाइनल स्टेट का, और ब्रिक को हटा रहे हैं तो हमें प्रेशर पता है, यानी इनिशियल प्रेशर पता है और फाइनल प्रेशर पता है। लेकिन रिवर्सिबल के अंदर क्या हो रहा है, आपको प्रेशर कहाँ पता है, आपका पहले ये प्रेशर था, फिर आपने थोड़ा सा पार्टिकल डाला तो ये प्रेशर आया, फिर थोड़ा और पार्टिकल डाले तो ये प्रेशर आया। तो आपको क्या पता है, इसके बीच में जो भी प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं उन सब प्रेशर के बारे में आपको पता है। तो हमारे को जो रिवर्सिबल होता है उसके अंदर तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें कोई ग्राफ नहीं मिलता है, बल्कि ये पता होता है कि हमारा फाइनल और इनिशियल प्रेशर जो है वो कहाँ कहाँ है। तो फाइनल प्रेशर तो हम जब उसको बोलते हैं जब हमने ब्रिक को रखा, और इनिशियल प्रेशर कौन सा हो गया, ब्रिक रखने से पहले का प्रेशर हो गया। और उसके बीच के सारे प्रेशर हमें कहाँ से पता लगेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस से, जब हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते जा रहे हैं। तो हमारा ग्राफ कैसा आता जाएगा, इस तरीके का ग्राफ आता जाएगा जब प्रोसेस कैसा है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हम पढ़ रहे थे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो मैं बता रही थी आपको, उससे पहले मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया है जो हमारे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है वो
कौन सी कंडीशन में होगा, हमारा गैसियस कंडीशन में होगा, क्योंकि पिस्टन की हम बात कर रहे हैं, सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, तो वो कब होगा, जब गैस या तो एक्सपेंड करेगी या फिर कंप्रेस करेगी। एक्सपेंड जो है गैस वो कब करेगी, जब ये जैसे हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और ये हमने हमारा फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन है, और इधर क्या फिल की हुई है, गैस फिल की हुई है, जिसके प्रेशर को मैं पीजी बोल देती हूँ। अब बताओ गैस कब फिल एक्सपेंड करेगी, मतलब फैलेगी कब, जब ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है, बहुत कम है। इस गैस के प्रेशर या इंटरनल प्रेशर की कंपैरिजन में एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। और अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस क्या कर जाएगी, कंप्रेस कर जाएगी, क्योंकि ये सिलेंडर का पिस्टन नीचे आ जाएगा तो गैस क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्सपेंड कर जाएगी। तो गैस का प्रेशर ज़्यादा तो एक्सपेंशन हो जाएगा, गैस का प्रेशर कम तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्रेशन हो जाएगा। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास क्या है, एक फ्रिक्शनलेस जो है सिलेंडर है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन वाला सिलेंडर है, जिसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस फिल की हुई है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि जो गैस का वॉल्यूम है वो VI है। देखो गैस के लिए हम इंटरनल की बात करेंगे तो वॉल्यूम को हम VI बोल देते हैं और गैस के प्रेशर को हम PI यानी इंटरनल प्रेशर बोल देते हैं, और एक्सटर्नल जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, PX हो गया। अगर मैं बोलूँ कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ग्रेटर है इंटरनल प्रेशर से, तो आप क्या देखोगे कि पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाता है, यही होगा ना, पिस्टन कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। और अंदर कब तक मूव करता रहेगा, जब तक आपका एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। मतलब ये हमारे पिस्टन हो गया, अब ये एक्सटर्नल प्रेशर है और ये इसका इंटरनल प्रेशर है। जब तक ये पिस्टन अंदर जाता रहेगा, जब तक ये दोनों प्रेशर क्या नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। और जब ये दोनों एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, अंदर मूव नहीं करेगा। ठीक है, हमने कंसिडर किया कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 1 स्टेप में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कैसा प्रोसेस हो गया हमारा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो हमने इनिशियल जो वॉल्यूम है वो VI ले रखा था, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। और हमने जो पिस्टन ने डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको हमने L बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट को हमने L बोल दिया, और एरिया जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो आपको पता है ना वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू A, डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया के। अब देखो डायग्राम से समझो कि ये हमारा कोई गैस सिलेंडर है और इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, ये कोई पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा कोई पिस्टन हो गया और इसका प्रेशर हमने क्या बोल दिया, P एक्सटर्नल बोल दिया। ठीक है, अभी इनिशियली तो पिस्टन यहाँ पे है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ देखना, यह अभी पिस्टन हमारा यहाँ पे था, हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमने मान लिया कि हमारा जो पिस्टन है वो मूव करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, यानी ये जो इनिशियल कंडीशन थी और फाइनल कंडीशन थी हमारे पास, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जिसको हम L बोल रहे हैं। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा कितना है, A है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, ये तो चेंज होने से रहा, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो L है, और ये पिस्टन का प्रेशर PEX है और इस गैस का इंटरनल प्रेशर PI है। अब यहाँ पे आके क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गया, तभी पिस्टन यहाँ पे रुक गया। ठीक है, अब देखो आपने क्या देखा कि जो वॉल्यूम आता है वो किसके इक्वल आता है,
वॉल्यूम क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है फोर्स पर एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वही हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, और पिस्टन के अगर मैं फोर्स की बात करूँ, किसके फोर्स की बात कर रही हूँ, पिस्टन के फोर्स की, तो पिस्टन के फोर्स किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमारा फोर्स क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, यही निकल के आएगा ना। ये फोर्स है तो ये एरिया इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब मैं पिस्टन पे फोर्स की बात करूँ तो पिस्टन का प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो वर्क डन है वो कितना है, W है, तो वर्क डन W हो गया। ओके, तो ये वर्क डन W है। तो वर्क डन क्या होता है, आपने सबने 10th क्लास में पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारा फोर्स जो है वो तो क्या है, यहाँ से ये रहा P एक्सटर्नल इनटू क्या है, एरिया। ठीक है, हो गया ये। और फिर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा था कितना है, L है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क आपका क्या आ गया, P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू L। और अभी मैंने आपको बताया था एरिया इंटू L क्या होता है, वॉल्यूम। तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम डेल्टा V। ठीक है, और इसके आगे हम जो साइन लगाते हैं वो नेगेटिव का साइन लगाते हैं। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अच्छा, अब मैंने यहाँ माइनस का जो साइन यूज़ में लिया है वो साइन कन्वेंशन के लिए यूज़ में लिया है कि हम जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन को पढ़ेंगे तो कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कंप्रेस तभी होगी ना गैस जब हम सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम। तो वर्क हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो याद रखना, जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उस कंडीशन में सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी गैस जो है वो खुद वर्क कर रही है। तो एक्सपेंशन में वर्क जो है वो नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन के अंदर जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एक्सपेंशन में क्या होगा, पॉजिटिव, और जो आपका कंप्रेशन होगा उसके अंदर जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे आया, जब गैस एक्सपेंड कर रही है, जब गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमारा फाइनल प्रेशर क्या होगा, एक्सपेंशन की कंडीशन में ज़्यादा होगा और इनिशियल प्रेशर कम होगा। और जब कंप्रेस होगी तो इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होगा और फाइनल प्रेशर कम होगा। क्यों, कंप्रेस हो गई ना गैस, तो कंप्रेस होने से उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया। और अब हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वर्क डन जो हमने अभी पढ़ा था उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, W इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, P इंटू माइनस P इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V क्या होता है हमारे पास, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आप यहाँ से देखो कि अगर फाइनल ज़्यादा है, फाइनल हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या देखोगे कि फाइनल वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस करने पे, फाइनल माइनस इनिशियल करने पे, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना हमारी। और पॉजिटिव आएगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो साइन कैसा आएगा, वर्क का नेगेटिव। तो एक्सपेंशन जब हमारे पास वर्क जो होगा, एक्सपेंशन की कंडीशन में हमारे पास, एक्सपेंशन की कंडीशन में वर्क हमारा नेगेटिव होगा और कंप्रेशन की कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से एक्सपेंशन जब होगा तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होने से ये फाइनल वॉल्यूम जो है, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू में आएगा ना, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक्सपेंशन में वर्क डन माइनस। और दूसरा कंप्रेशन करे तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आएगा, तो ये वैल्यू हमारी किस में आएगी, नेगेटिव में, और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कंप्रेशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए ही यूज़ में लिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, ये तो हमारा सिंपल हो गया जब इरिवर्सिबल वर्क था।
अब जब रिवर्सिबल वर्क होगा तो आप क्या करोगे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ गैस अगर होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मैंने बोल दिया वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर से, मतलब पहले जो प्रेशर था उससे थोड़ा सा कम होगा, यही होगा ना, थोड़ा, क्योंकि हम रिवर्सिबल के अंदर क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली स्मॉल चेंजेस करते हैं, साइमल्टेनियस छोटे छोटे चेंजेस करते जाते हैं। और जब कंप्रेशन होता है हमारा तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यही हमने पढ़ा था अभी कि अगर एक्सपेंशन अगर हमारा हो रहा है तो एक्सपेंड कब करेगी, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमारा थोड़ा कम हो। और कंप्रेशन कब होगा, जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो। और ये जो डी है ना वो किसको बताता है, हमारे स्मॉल चेंजेस को बताता है। तो अब हमें क्या करना है, वर्क को कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल प्रोसेस में कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए। अब मैं फर्स्ट कंडीशन ये बोलूँ कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेस जब हो रही है तो प्रेशर को हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, मतलब पहले 1 पार्टिकल रखा, फिर 2 पार्टिकल रखा, फिर 3 पार्टिकल रखा। बट हम क्या जो चेंजेस कर रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर, अलग अलग स्टेप के अंदर, उसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है गैस के ऊपर, यही होगा ना। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया। अलग अलग स्टेप्स में जो गैस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, गैस के वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं, या हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या होगा, सारे के सारे स्टेप्स में जो वर्क हुआ है उनके सम के इक्वल होगा। यही तो पढ़ते हैं हम कि एक स्टेप में जो वर्क है, सेकंड स्टेप में जो वर्क है, थर्ड स्टेप में जो वर्क हुआ, फोर्थ में जो वर्क हुआ, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, उन सब स्टेप्स में जो वर्क हुआ है उनके सम के इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस, साइन तो हम लगाते ही हैं, और हर स्टेप के लिए सम करना है तो हम क्या लगा देते हैं, समेशन लगाते हैं, और इसको क्या लिख देंगे, पी डेल्टा वी। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब मैं बोलूँ सेकंड, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकंड मैं बोलूँ कि हर स्टेज के अंदर कंप्रेशन का जो हर स्टेज है उसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा ना, क्योंकि हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो हमने बोल दिया कि जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो हमारा कितना है, dV है। तो इस केस के अंदर जो गैस के ऊपर वर्क डन हुआ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इस स्टेज के अंदर जो वर्क डन है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा वर्क हो गया रिवर्सिबल के अंदर, इज़ इक्वल टू हमारा क्या होगा, माइनस का साइन, फिर वही हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, और जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो dV। अब हमने क्या बोला कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, dV अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिमिट्स लगाते हैं, इनिशियल वॉल्यूम और ये क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, मैथ्स में थोड़ा पढ़ा ही होगा आपने। ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, इसके बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हमें देखना है, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और ये माइनस का साइन आपका पहले से ही आता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये माइनस का साइन तो आएगा ही, फिर आपका ये क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, फाइनल वॉल्यूम। और अभी हमने देखा था कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो सकता है, जिसको हमने थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर दिया। ठीक है ना, अगर कंप्रेशन की बात करें तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अगर एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया। तो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों के साइन लगा दिए, और ये क्या आ गया, यहाँ पे dV आ गया हमारा। ठीक है, फिर अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखना W रिवर्सिबल जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमने लिमिट्स लगा दी, इनिशियल, ये माइनस का साइन यहाँ पहले से ही है, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, पी आई डी वी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो पी आई डी वी, ठीक है। फिर प्लस और माइनस का साइन लगा देंगे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डी पी और डी वी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो ये डी पी भी स्मॉल है और ये डी वी जो है वो भी स्मॉल है। जब दोनों ही बहुत स्मॉल होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। इसलिए हमारा जो रिवर्सिबल का वर्क आता है, क्योंकि दोनों बहुत स्मॉल चेंजेस है तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा वर्क डन क्या रह जाएगा, ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल में अब वर्क हमारा क्या हो गया, इनिशियल और ये फाइनल, और अंदर सिर्फ क्या क्वांटिटी रह गई, पी आई डी वी, इतना सा टर्म रह गया अंदर, पी आई डी वी। अब देखो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है आइडियल केस इक्वेशन से पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, P इज़ इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, क्योंकि पी वी इज़ इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी अपॉन वी होता है, तो P इज़ इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी अपॉन वी। अब हमारे पास जो रिवर्सिबल का लास्ट वर्क आया था वो कितना आया था, माइनस वी इनिशियल और ये वी फाइनल, यही था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पी एक्सटर्नल या पी आई लिख दो, एक्सटर्नल को हमने रिप्लेस कर दिया था ना आई से, तो इसको लिख दो पी आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी वी, यही था हमारे पास, पी आई डी वी आया था लास्ट में, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जो प्रेशर है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इनिशियल प्रेशर जो है उसको V1 बोल रही हूँ और फाइनल प्रेशर को V2 बोल रही हूँ, तो मैंने V1 V2 लिख दिया। और PI की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, NRT, और इस DV के नीचे मैंने क्या लिख दिया, V, NRT अपॉन V लिख सकते हैं ना, तो मैंने ये लिख दिया NRT DV अपॉन V। अब देखो क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का साइन। अब आपको पता है n नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, r गैस कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो हम ये जो कांस्टेंट है इसको ब्रैकेट के बाहर, इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देते हैं, तो ये nRT हमारा साइन के बाहर आ गया। फिर हमने इसको v इनिशियल कर दो या V1 कर दो और इसको V2 कर दो, और अंदर क्या रह गया, dV अपॉन V। आप याद रखना dV अपॉन V का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln V, याद रखना dV अपॉन V, यानी dx अपॉन x है हमारे पास, x कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कोई और क्वांटिटी, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा क्या आता है, उसका इंटीग्रेशन होकर ln x आता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस का NRT आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln V, इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और ये हमारा वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। तो याद रखो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का NRT ln V इनिशियल और V फाइनल। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वर्क रिवर्सिबल में हमारे पास क्या आया था, माइनस का NRT ln V फाइनल, हम क्या बोलते हैं, इनिशियल और ये फाइनल, V1 V2 लिख लो, इनिशियल फाइनल लिख लो, एक ही बात है। अब हम इसको सॉल्व जब करते हैं तो ये क्या आएगा, NRT, देखो हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में यू लिमिट लगाते हैं ना तो इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ln अपर लिमिट क्या है, V फाइनल, और माइनस का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का NRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। फिर इज़ इक्वल टू, दोबारा हम क्या देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, NRT, और जब ln जो है वो माइनस के फॉर्म में होता है तो हम उसको डिवाइड में ले जाते हैं, और अगर ये प्लस में होता है तो वो मल्टीप्लाई में आता है, तो ये इसको हम जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल जो है वो किसको लिखा है हमने, जब ये दोनों माइनस में है। सबसे पहले तो हमने log लिया dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास,
ln x होता है। ये करने के बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, और इसको करने के बाद जब ये माइनस में आता है तो हम इनको डिवाइड में लिख देते हैं। लिख दिया हमने इसको डिवाइड में। अब यहाँ पे हमारे पास ln है, इस ln को हम क्या करते हैं, लोग में चेंज करते हैं। लोग आपको पता होगा सबको। इस ln को जब हम लोग के अंदर चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। बाकी कुछ नहीं करना है, इस नेचुरल लोग को लोग में चेंज करना है जिसका बेस 10 होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का NRT, और इस ln को लोग में चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303, और ये ln की जगह आप क्या लिखेंगे, लोग, और ये क्या आ जाएगा, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। बस इतना ही करना है। तो आपको अब क्या देखना है कि आपका जो लास्ट जो फाइनल फार्मूला आ रहा है रिवर्सिबल की कंडीशन में, वो आपका लोग का क्या आता है, -2.303 NRT लोग v फाइनल अपॉन v इनिशियल। अब आपको जो है लॉग को सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और लॉग को कैसे सॉल्व करना है उसका मैं वीडियो आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब देखो हम बात करें कि प्रेशर आपने पढ़े थे गैस लॉज के अकॉर्डिंग, या आइडियल गैस इक्वेशन से देख लो, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, ठीक है। और मैं बोलूँ कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन जो है वो ये भी तो लिख सकती हूँ ना, V रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT लोग, मैंने प्रेशर में क्या लिखा था, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, सॉरी वॉल्यूम में V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो प्रेशर में क्या लिख दूंगी, मैं उल्टा कर दूंगी, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो आपको प्रेशर के टर्म्स में गिवन हो तो ये फार्मूला लगाना, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन हो तो वॉल्यूम फाइनल अपॉन इनिशियल, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो मैं बोलूँ कि फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा टोटली क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल नहीं लग रहा, तभी तो गैस क्या कर पाएगी, फ्रीली एक्सपेंड कर पाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है उसे ही हम क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन बोलेंगे। और फ्री एक्सपेंशन जो हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में अगर फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन जो है कुछ भी नहीं होता, चाहे प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो देखो हमने यहाँ पे एक फर्स्ट जो लो हमारा आता है वहाँ से हमें पता लगता है कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। मैंने आपको ये बताया था कि Q आपका पाथ फंक्शन है, W आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन इन दोनों का सम जो आता है वो इंटरनल एनर्जी आता है जो कि स्टेट फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W है, ठीक है। और W की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V लिख सकती हूँ ना। ये अभी वर्क डन का फॉर्मूला पड़ा है और मैंने बोल दिया कि प्रेशर हमारा क्या है, ज़ीरो है, तो डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि प्रेशर हमारा ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा Q के, हीट के इक्वल आ जाएगा। और रिवर्सिबल के लिए मैंने आपको ग्राफ जो है वो बताया था कि ये प्रेशर है हमारे पास और ये क्या है, वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। ये हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम है और ये हमारा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। जब हम क्या बात कर रहे हैं, कंप्रेशन की बात करते हैं। कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, देख लेना एक बार, कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया है, तो गैस को कंप्रेस किया है तो लास्ट में जो वॉल्यूम है, मतलब इनिशियल जो वॉल्यूम है वो तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि कंप्रेस होगी तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इधर तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर है, ठीक है। और जब
गैस के ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस कंप्रेस होगी, तो वॉल्यूम कितना रह गया, 1 लीटर रह गया। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम हमारा ज़्यादा होगा और फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा। और ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं, इस तरफ जाने पे प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये हमने गेस लॉ के अंदर पढ़ा है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको 2 फॉर्मूला आए हैं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।